बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएनएन इम्प्लीमेंटेशन विद केरास, या आप इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हो, IMDb मूवीज रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग आरएनएन या एनएलपी विद डीप लर्निंग। तो सिंस हमने स्टार्ट किया था एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैंप प्लेलिस्ट, जिसमें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डीप लर्निंग के साथ, जो कि असल में एनएलपी डीप लर्निंग में ही आता है। इसका पहला एल्गोरिदम है आरएनएन। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है और इस प्रोजेक्ट का मेन गोल ये है कि आप एनएलपी को आरएनएन के साथ किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाटा कलेक्शन, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज कैगल वाला IMDb मूवीज रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस डाटा। अब सबसे पहले आपको डाटा को प्री प्रोसेस करना होगा। एज वी हैव ऑलरेडी सीन के एनएलपी के केस में आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो। देन वी विल सी कि हाउ यू कैन क्रिएट एम्बेडिंग्स। अब तक आपने देखा होगा कि एनएलपी के अंदर हमने बहुत सारे टेक्निक सीखे हैं टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन डीप लर्निंग में आप एम्बेडिंग्स यूज करते हो, जिसको आप टोकनाइजेशन कहते हो। ये हम देखेंगे। देन वी विल सी के व्हाट इज आरएनएन एंड व्हाई वी नीड आरएनएन फॉर टेक्सुअल डाटा और टाइम सीरीज बेस्ड डाटा और ऑडियो डाटा यानी स्पीच वाला। फिर हम देखेंगे कि आप केरास के अंदर किस तरह आरएनएन को इंप्लीमेंट करते हो, एंड देन वी विल सी हाउ यू कैन ट्रेन आरएनएन, एंड देन वी विल सी हाउ यू कैन इवेल्युएट आरएनएन मॉडल यानी कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैलकुलेट करना, एंड फाइनली वी विल क्रिएट अ प्रेडिक्शन सिस्टम। बट द मेन गोल एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि आप ये सीखे कि एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, स्पेशली एनएलपी के लिए, और आरएनएन को सीखना यानी उसकी आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन को सीखना, एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो चले अब हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैंप पाइथन इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि ये आपको एनएलपी इंजीनियर बना के कुछ इस लेवल पे हमने बनाया है कि ये आपको एक इंजीनियर बना देगा। अब अगर आपने पिछले सारे वीडियो देखे हैं तो यहाँ से हमारा डीप लर्निंग वाला जो पोर्शन है, सेक्शन है, वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना कोलैब नोटबुक ओपन किया है। डाटा सेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं IMDb वाला जो 50 के मूवीज रिव्यूज हैं। आप यहाँ पे आए, इस वाले डाटा को यहाँ से डाउनलोड कर दें। अभी के लिए मैं जस्ट आपको डाटा दिखाता हूँ। इफ आई रन इट, सिंस इस डाटा के अंदर 50,000 रोज है यानी 50,000 मूवीज रिव्यूज है, तो मैंने क्या किया, रैंडमली 5,000 यहाँ से उठाए और ये है हमारा डाटा, जिसमें एक रिव्यू है बेसिकली टेक्स्ट और एक सेंटिमेंट है जिसके अंदर दो क्लासेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो बेसिकली वी हैव बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम फॉर टेक्सचुअल डाटा। अब मैं आता हूँ आपको सबसे पहले आरएनएन समझाने का ट्राई करता हूँ। सिंस पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि डीप लर्निंग के अंदर जब भी हम जाते हैं तो वहां पे हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं। न्यूरल नेटवर्क, पहला न्यूरल नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आप टेबुलर डाटा के लिए यूज करते हो। ठीक है, यानी जिसमें आपके पास टेबुलर डाटा होता है, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, टेबुलर। दूसरा न्यूरल नेटवर्क जो आप पढ़ते हो वो है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो आप इमेजेस एंड वीडियोस के लिए यूज करते हो, यानी इमेजेस क्लासिफिकेशन या डिटेक्शन प्रॉब्लम, या वीडियोस के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। इसके बहुत सारे टाइप्स है, पर थर्ड न्यूरल नेटवर्क है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो आप या तो टेक्सुअल डाटा के लिए यूज करते हो या आप टाइम सीरीज बेस्ड डाटा के लिए यूज करते हो। यानी अगर आपने फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट करना है तो माजी के पिछले मंथ को आपने देख के बताना होगा कि आने वाला 2025 में सेल की प्रेडिक्शन क्या होगी। तो आपको 2024 के सारे मंथ लाइक जनवरी, मार्च, कुछ इस तरह ये देखना होगा। तो अब यहाँ पे आप एक टाइम सीक्वेंस में जा रहे हो, टाइम सीरीज, तो ऐसे केस में आप आरएनएन यूज करते हो, या फिर टेक्सुअल डाटा जो मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे बताने वाला हूँ, या फिर ऑडियो डाटा, यानी ऑडियो डाटा के अंदर बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो वो भी एक सीक्वेंस वाइज होता है डाटा। तो ऐसे डाटा के लिए आप आरएनएन यूज करते हो। सो आरएनएन स्टैंड फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसके बहुत सारे टाइप्स है जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सबसे पहला टाइप है सिंपल आरएनएन, वो पढ़ने वाले हैं।
तो आरएनएन एक सीक्वेंशियल मॉडल है जो मोस्टली सीक्वेंशियल डाटा पे काम करता है। सीक्वेंशियल डाटा समझने से पहले आपको समझना होगा नॉन सीक्वेंशियल डाटा। नॉन सीक्वेंशियल डाटा वो होता है कि ये आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है और ये आपका इनपुट लेयर है, और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने किसी बंदे की हाइट को प्रेडिक्ट करना है, यानी किसी बंदे का एज, जेंडर और वेट को देख के हमारा ये मॉडल हाइट प्रेडिक्ट करके देगा। तो अगर मैं एज को वेट की जगह पे रखूं या जेंडर को यहाँ पे रखूं, यानी अपने इस डेटा का सीक्वेंस चेंज करो, तो क्या इससे मेरे आउटपुट पे फर्क पड़ेगा? नो। तो जब भी आपके इनपुट डेटा का आउटपुट पे फर्क ना पड़े उसको आप नॉन सीक्वेंशियल डेटा कहते हो, यानी टेबुलर डेटा बेसिकली। लेकिन अगर मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी हो, जैसे कि आई एम नूर, मैंने इसको ट्रांसलेट करना हो उर्दू में, मैं नूर हूँ, तो अब अगर मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दूं तो क्या इसके ट्रांसलेशन पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अगर मैं नूर को पहले रखूं, आई को बाद में रखूं, तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूं नूर एम आई? तो इससे मेरे ट्रांसलेशन यानी आउटपुट चेंज होगा, यानी ग्रामेटिकल मीनिंग चेंज होगा। तो इसे कहते हो आप सीक्वेंस डाटा, जिसमें सीक्वेंशियल डाटा, जिसमें सीक्वेंस मैटर करे। तो आरएनएन इज यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल डाटा, जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट आता है, टाइम सीरीज डाटा आता है या स्पीच डाटा आता है, ऑडियो। ठीक है, तो आरएनएन की जरूरत इसलिए पड़ी जब हमारे पास सीक्वेंशियल डाटा आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आरएनएन है क्या। आरएनएन समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी, टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर्स। सो ये है हमारे पास छोटा सा डेमी डेटा, जस्ट मैंने आपको आरएनएन एक्सप्लेन करके देना है, जिसमें हमारे पास 3 रिव्यूज हैं। ही इज गुड जो कि पॉजिटिव है, ही इज बैड जो कि नेगेटिव है, ही इज नॉट गुड जो कि नेगेटिव है। यानी हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है सेंटिमेंट एनालिसिस का। तो पहले तो आप वोकैबुलरी बिल्ड करते हो, यानी आप यूनिक वर्ड्स निकालते हो। सो ही इज गुड, ये 3 वर्ड हो गए, उसके बाद बैड एंड उसके बाद नॉट। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 5 यूनिक वर्ड्स, यानी 5 इनपुट फीचर्स। अब आरएनएन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप सिंपल जो बेसिक एनएलपी है उससे आप अपने इस टेक्स्ट को, यानी आप अपने इस इनपुट फीचर को इनकोड करते हो, तो मान लेते हैं कि ये है ही, हमने इनकोड किया 10000, टोटल 5 होने चाहिए क्योंकि 5 इनपुट फीचर है या 5 वोकैबुलरी है आपके पास। उसके बाद ये हमारे पास इस 0100 इनकोड, और गुड के लिए हमने ये इनकोड किया। तो पहले सेंटेंस में ही इज गुड के लिए हमारे पास 3 इनकोडिंग्स हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स है जो कि बेसिकली आपके टाइम स्टैम्प्स कंसिडर किए जाते हैं, और 5 इनपुट फीचर्स हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का जो इनकोडिंग फॉर्म, वो बेसिकली आपके पास टाइम स्टैम्प्स कंसिडर किए जाते हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल वोकैबुलरी, वो आपके पास इनपुट फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताना था कि टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर्स क्या है। अब मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं कि आरएनएन किस तरह काम करता है। अब सिंस दिस इज नॉट अ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट, तो मैं इसके ज्यादातर मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काम किस तरह करता है। तो अगेन वही डाटा है हमारे पास, और ये है हमारे पास टोटल वोकैबुलरी इनकोडेड फॉर्म में, ही इज गुड बैड नॉट। ठीक है, जिसमें आपके पास टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर कंसिडर किए जाएंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट को पकड़ते हैं हम, जिसे हम आरएनएन को समझेंगे, और पहले डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड को हम समझेंगे। अब ये हमारा पहला टाइम स्टैम्प्स है। तो अगर मैं ही यानी फर्स्ट वर्ड का इनकोडेड फॉर्म उठाऊं, तो वो है 1 0 0 0 एंड 0। अच्छा, एक और चीज, आपके जो इनपुट फीचर्स हैं, आपके आरएनएन का जो इनपुट लेयर है, आपको पता है कि डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें 3 चीजें होते हैं, इनपुट लेयर, उसके बाद हिडन लेयर, एंड फाइनली यू हैव आउटपुट लेयर। सो ये है हमारा इनपुट लेयर, एंड ये है हमारा हिडन लेयर, एंड ये है हमारा आउटपुट लेयर।
तो जो इनपुट लेयर होगा उसकी इनपुट साइज यानी उसमें जो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, यानी इनपुट साइज यानी इनपुट न्यूरॉन की साइज आपके इनपुट फीचर्स के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे पास 5 है, इसलिए हमारे पास 5 न्यूरॉन है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वर्ड ही को यहाँ पे पकड़ा। अब क्या होगा कि इस न्यूरल नेटवर्क यानी इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि सबसे पहले तो हर न्यूरॉन डीप लर्निंग के अंदर जो हिडन लेयर है वहां पे जाएगा। तो ये हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ इंटरकनेक्टेड है क्योंकि ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो हिडन लेयर के अंदर फर्स्ट न्यूरॉन है वो कोई आउटपुट देगा। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे लगा होगा, कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन तो होगा, वो कोई आउटपुट देगा। लेकिन जो ANN है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें जो हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन का आउटपुट है वो सीधा आउटपुट लेयर में जाता है। लेकिन RNN में ऐसा नहीं होता। RNN में हिडन लेयर के अंदर जो न्यूरॉन है उसका आउटपुट खुद के लिए इनपुट बन जाता है, और इसी को आप कहते हैं टाइम स्टैम्प्स, इसी को आप कहते हैं स्टेटस, इसी को आप कहते हैं कि RNN के अंदर गेट्स लगे होते हैं, मेमोरी लगा होता है जो स्टोर करता है न्यूरॉन के आउटपुट को और उसको एज अ इनपुट बनाते हैं उस न्यूरॉन के लिए। लेकिन इस न्यूरॉन का जो आउटपुट होगा ही के लिए, वो हिडन लेयर के अंदर जो दूसरा न्यूरॉन है उसके लिए भी ये इनपुट के तौर पे काम करेगा, और इस न्यूरॉन का तीसरे न्यूरॉन के लिए भी इनपुट के तौर पे काम करेगा। समझाने का ट्राई करूं कि हिडन लेयर के अंदर जो न्यूरॉन होगा उसका आउटपुट खुद के लिए इनपुट बन जाएगा और बाकी न्यूरॉन के लिए भी इनपुट बन जाएगा। इसी तरह इस न्यूरॉन का आउटपुट इस वाले न्यूरॉन के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा, खुद के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा, एंड बाकी जो न्यूरॉन्स होंगे उनके लिए भी इनपुट के तौर पे काम करेगा। और इसी को अब असल में कहते हो RNN, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प्स के तौर पे काम करता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ही पास करते हो। ही का जो इनकोडेड फॉर्म है वो ये है 0 1 0 0 0। अब ये आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक अगेन यहाँ पे अपने लिए इनपुट बाकी न्यूरॉन के लिए इनपुट जाएगा। अब मैंने मोटी मोटी बातें बताई, अब जाहिर सी बातें यहाँ पे आपके वेट्स कैलकुलेट होते हैं, लर्निंग रेट होता है, तो उन चीज़ों में मैं नहीं जाता, बट फाइनली यहाँ पे यू विल गेट सम आउटपुट। तो यहाँ पे आप लॉस कैलकुलेट करते हो इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और वो लॉस घटाने के लिए आप दोबारा बैक प्रोपोगेशन करते हो, अगेन ये सारा कैलकुलेशन होगा, एंड फाइनली ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका लॉस रिड्यूस ना हो जाए। तो कोई ना कोई आपको प्रेडिक्ट करके देगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो आइडिया ये है RNN के केस में, जस्ट सारी कहानी हिडन लेयर के अंदर है कि ANN के केस में जब हिडन लेयर पे हमारा एक्टिवेशन ऑन होता है तो वो आउटपुट्स डायरेक्टली आउटपुट लेयर में जाता है। लेकिन RNN के केस में ये नहीं जाता, ये अपने लिए इनपुट बन जाता है और बाकी न्यूरॉन के लिए भी इनपुट के तौर पे काम करता है। सो आई होप मैंने आपको आसान तरीके से समझाने का ट्राई किया RNN का। अब ये जो हमने इनकोडेड फॉर्म किया, हम इस प्रोजेक्ट में ये नहीं करने वाले, हम यहाँ पे एम्बेडिंग से काम करेंगे। सो एम्बेडिंग बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम करता है कि आपके पास जो टेक्स्ट होता है इनपुट, उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। सो ही इज गुड, हम पहले टेक्स्ट को पकड़ा और ही को हमने 10 नंबर दिया, एक इनपुट आईडी है, और इसके लिए 20 एंड गुड के लिए यहाँ पे 30। अब ये एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक वेक्टर बन गया हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह दूसरे टेक्स्ट का वेक्टर हमारे पास ये बन गया, और तीसरे टेक्स्ट का वेक्टर हमारे पास ये बन गया। अब आप क्या करते हो, जो सबसे मैक्सिमम सीक्वेंस है, यानी इसमें टोटल आपके पास क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें आपके पास 4 है। सो 4 आपका मैक्सिमम सीक्वेंस है, तो आपके RNN का जो इनपुट होगा वो भी 4 होना चाहिए, 4 न्यूरॉन होना चाहिए, 1 2 3 4। लेकिन इशू ये है कि ठीक है, मैं ये मैक्स सीक्वेंस जब अपने इस न्यूरल नेटवर्क को दिखाऊंगा तो मेरे पास इनपुट साइज 4 होना चाहिए, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसको दिखाऊं, तो इस केस में तो मेरे पास ओनली 3 है, तो फिर हम क्या करते हैं, 0 पैडिंग करते हैं।
यानी यहाँ पे एक 0 ऐड करते हैं और यहाँ पे भी एक 0 ऐड करते हैं, तो अब हमारा सीक्वेंस बराबर हो गया। अब 3 के बजाय 4 हो गया, यहाँ पे भी 3 के बजाय 4 हो गया। तो सीक्वेंस बराबर करने के लिए आप 0 पैडिंग करते हो। सो ओवरऑल एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट टोकनाइजेशन, जिसमें आप बेसिकली टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और फिर ये आप अपने RNN को दिखाते हो, वही होगा, एंड फाइनली यू विल गेट यहाँ पे आउटपुट इधर 0 और 1, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हैं। तो डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ लेट्स डू प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, एक और चीज, कोड मैंने पहले से इंप्लीमेंट किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीटेशन है। तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर पहले तो आप क्लीनिंग करते हो, और उसके लिए आपके पास NLTK एंड रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी काम करता है। ये चीजें हम अपने इस प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से देख चुके हैं। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग एंड NLTK स्टेमिंग वाले टेक्निक्स ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन है प्री प्रोसेस टेक्स्ट, जिसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, और वो टेक्स्ट में अपने डेटा के अंदर जाकर रिव्यू यानी इस टेक्स्ट को कॉल किया और इसके ऊपर अप्लाई किया इस प्री प्रोसेस टेक्स्ट को। अब 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट जाएगा और वो पलट के यहाँ पे स्टोर होगा। अब क्लीनिंग वाले स्टेप क्या है? सबसे पहले मैंने अपने टेक्स्ट को लोअर केस किया है। लोअर केस हम इसलिए करते हैं कि एक वर्ड है, जैसे कि अगर हमारे पास एक वर्ड है लव, और ये सेम वर्ड दोबारा किसी ने लिखा है अपर में लव, तो अब मॉडल ये 2 वर्ड कंसिडर करेगा, हालांकि ये एक वर्ड है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको लव में ले आए, यानी इसको लोअर केस में ले आके एक वर्ड बनाए। तो ये हो गया लोअर केसिंग। उसके बाद हमने, हो सकता है कि ये डेटा जिसने भी कलेक्ट किया हो वहां पे HTML टैग्स रह गए हों या वेब स्क्रैपिंग किया हो, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन का ये पैटर्न यूज करते हो। इस पैटर्न से आप इस टेक्स्ट के अंदर घुस के वो चीजें निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये पैटर्न उठाया। दिस इज द पैटर्न, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड हमने इस चीज से इसको रिप्लेस किया, पलट के टेक्स्ट में स्टोर किया। उसके बाद हमने रिमूव किया है पंक्चुएशन एंड नंबर्स। पंक्चुएशन यानी जो दिस थिंग्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी ये पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क, दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट, कॉमा, दिस आर पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये चीजें हमने इस पैटर्न से रिमूव किए हैं, और इस पैटर्न का सिर्फ ये काम है कि ये आपका जो नंबर्स एंड पंक्चुएशन है वो हटा देगा। और ये पैटर्न दोनों बेसिकली आप एक साथ भी लगा सकते हो या सेपरेटली भी लगा सकते हो। ये है पंक्चुएशन के लिए है, ये है डिजिट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने रिमूव किया है स्टॉपर्स, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो स्टॉपर्स यानी जो वर्ब्स है या इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो भी हटा लेना यहाँ पे हमने करना होगा ये। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश वाले स्टॉपर जो NLTK के हैं यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है, ये आप देख सकते हो। उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टॉपर्स, और उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के ऊपर सबसे पहले मैंने स्प्लिट किया वर्ड बाय वर्ड, और वर्ड को उठा के मैंने चेक किया स्टॉपर के अंदर, अगर नहीं है तो उसको उठाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन का मतलब ये है कि जस्ट सिंस ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा तो हम दोबारा इसको स्ट्रिंग से जोड़ना चाहते हैं। तो जब आप ये रन करते हो फाइनली यू विल गेट दिस क्लीन टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इनकोडिंग किया है। सिंस इनकोडिंग का मतलब यह है कि जो टारगेट कॉलम है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 क्लासेस है जो कि टेक्स्ट में है। तो उसके लिए आप scikit-learn से काम ले सकते हो। प्री प्रोसेसिंग से हमने लेबल इनकोडर इंपोर्ट किया, लेबल इनकोडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड लेबल इनकोडर को हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया, एंड दिस इज योर सेंटिमेंट, ठीक है। और हमने इसको एक नए कॉलम में इनकोड किया। अब इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू विल हैव 0 and 1। अब ये है मेन काम, टोकनाइजेशन एंड पैडिंग, बेसिकली एम्बेडिंग। तो आप क्या करते हो, इसके लिए आप टेंसरफ्लो के अंदर जाके केरास के प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाके टेक्स्ट से इंपोर्ट करते हो टोकनाइजर, और ये वो असल चीज है जिसे आप एम्बेडिंग करते हो। लेट मी रिपीट, टेंसरफ्लो के अंदर जाके केरास के प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट से इंपोर्ट करते हो टोकनाइजर, और 0 पैडिंग ऐड करने के लिए आप टेंसरफ्लो डॉट केरास के प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस से इंपोर्ट करते हो पेड सीक्वेंसेस। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमने टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन टोकनाइजर के अंदर आप सबसे पहले अपना वोकैबुलरी बिल्ड करते हो। वोकैबुलरी जो हमारे पास 5 था इनपुट फीचर्स, यहाँ पे मैंने 10,000 लिया है। आप 50,000 ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर यूनिक वर्ड्स, ठीक है। मैंने अभी के लिए जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 10,000 दिया है। 10,000 से आपका काम चल जाएगा।
फ्यूचर में अगर प्रेडिक्शन में एक ऐसा वर्ड आता है जो ट्रेनिंग के दौरान यानी टोकनाइजर ने जो एम्बेडिंग्स क्रिएट किए हैं उसके दौरान वो वर्ड ना हो, तो उसके लिए आप आउट ऑफ वोकैबुलरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो एरर से बचने के लिए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से मान लेते हैं कि हमारा मॉडल इन दो सेंटेंसेस पे ट्रेन हुआ है, दिस इज दिस गुड, लेकिन फ्यूचर में एक सेंटेंस हमने डाला दिस इज गुड मूवी। अब ये जो टोकनाइजर है इसने सिर्फ इन तमाम वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन इनके पास मूवी था ही नहीं, तो हम कहते हैं कि ये है आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड, इसको आप इग्नोर मानो। ठीक है, उसके बाद फिट ऑन टेक्स्ट एक मेथड है इस टोकनाइजर के अंदर, और उसको हमने अपने डेटा का क्लीन टेक्स्ट पास किया, एंड देन टोकनाइजर के अंदर जाके हमने, अब देखना ये सारा का सारा जो आपका टेक्स्ट होगा वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस जनरेट करने होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज टोकनाइजर दैट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। उसको अगेन आपको क्लीन टेक्स्ट पास करना होगा। अब ये फाइनली मैंने जो स्टोर किया है सीक्वेंसेस के अंदर, इसको अभी के लिए भूल जाओ। मैंने पहले 3 रो यानी ये 3 रो उठाए हैं, ये डॉक्यूमेंट, इसको आप सीक्वेंस भी कहते हो, दूसरा डॉक्यूमेंट एंड तीसरा डॉक्यूमेंट, उसके जो एम्बेडिंग्स हैं वो यहाँ पे निकाले हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सीक्वेंसेस 0 से लेकर 3 उठाओ, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये पहला डॉक्यूमेंट है। मैं इसको आराम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा मूवी रिव्यू है, तो ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये उसके अंदर पहले वर्ड की आईडी है, दूसरे वर्ड की आईडी है, तीसरे वर्ड की आईडी है। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, एंड उसके बाद आपके पास तीसरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बट हम नहीं जानते कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम सीक्वेंस कौन सा है, क्योंकि हमने मॉडल को वो मैक्सिमम सीक्वेंस देना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये जुगाड़ लगा सकते हो कि सीक्वेंसेस, सिंस इस सीक्वेंसेस के अंदर सारे डेटा स्टोर होगा, तो आप सीक्वेंसेस के अंदर ऊपर एक लूप चलाएं, 1 बाय 1 एक रो उठाए या सीक्वेंस उठाए, उसका लेंथ निकाले और उससे जो भी मैक्सिमम है वो निकाले। तो टोटल जो सीक्वेंस है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें जो मैक्सिमम सीक्वेंस है जिनमें मैक्सिमम टोकन्स है वो है 582 टोकन्स हैं, वर्ड्स हैं मैक्सिमम। तो अब हमने सीक्वेंस को बराबर करने के लिए पेड सीक्वेंसेस मेथड को कॉल किया, क्लास को कॉल किया और उसको अपना सारा डेटा पास किया, एंड मैक्स लेंथ पैरामीटर को अपना मैक्स लेंथ पास किया, ये रहा, एंड पैडिंग विल बी पोस्ट। अब होगा क्या कि एक सेंटेंस है हमारे, एक रिव्यू है दिस इज माई मूवी, एक और है दिस इज मूवी, एक और है, बल्कि ये 2 हैं। सो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गए। दिस को मिला अभी के लिए मान लेते हैं 0, इसको मिला 1, माई को मिला 2, मूवी को मिला 3। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का जो एम्बेडिंग है वो है दिस को 0, वो सेम होगा, इसको भी सेम होगा, मूवी को भी 3 होगा, लेकिन अब देखिए ये सीक्वेंस बराबर नहीं है। तो अब पैडिंग ने क्या किया, इस मैक्स हमारा ये था, इसके बेस पे पैडिंग पोस्ट मतलब बाद में एक 0 डाल दो ताकि सीक्वेंस बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे आप प्री डालते हो तो ये जस्ट क्या करेगा, जो छोटा सीक्वेंस होगा उसको बराबर करने के लिए पहले 0 डालेगा, पैडिंग करेगा। तो अब आप पोस्ट डालो या प्री डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप मोस्टली पोस्ट ही डालो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये रन करते हो तो अब फाइनली यू विल हैव पैडेड सीक्वेंसेस डेटा, जिसमें आपके पास ये वेक्टर्स हो गए, एम्बेडिंग्स हो गए, लेकिन इस बार जो कम होंगे वो 582 के बराबर हो जाएंगे बाय एडिंग 0 पैडिंग। उसके बाद हमने आरएनएन को आर्किटेक्चर यहाँ पर डिफाइन किया है, तो ये चीज समझने का ट्राई करना। डीप लर्निंग में आपके पास एक क्लास होता है सिक्वेंशियल, जिससे आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो, और वो आपको टेंसरफ्लो के क्रॉस के मॉडल से इंपोर्ट करना होता है। अब हर न्यूरल नेटवर्क का यानी एएनएन, सीएनएन, आरएनएन
हर एक के अपने कुछ लेयर्स एंड क्लासेस होते हैं, तो वो आप टेंसर फ्लो के क्रॉस के लेयर्स के अंदर जाके एम्बेडिंग्स, ये आरएनएन के अंदर एक लेयर होता है, वो हमने डिफाइन किया LSTM। सिंस मैंने यहाँ पे सिंपल आरएनएन यूज किया है तो उसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आरएनएन के कई टाइप्स हैं, सिंपल आरएनएन और उसके बाद LSTM एंड बाई LSTM, डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक ये LSTM भी इंपोर्ट किया है। अब फुली कनेक्टेड लेयर के लिए आप डेंस एंड मॉडल को फिटिंग से बचने के लिए ड्रॉप आउट लेयर आप इंपोर्ट करते हो, और हर मॉडल की लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप जो ऑप्टिमाइजर यूज करते हो वो आप मोस्टली एडम ही यूज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सिक्वेंशियल के अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो, लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर दिस इज योर एम्बेडिंग लेयर। ये है हमारा फर्स्ट लेयर जिसमें इनपुट डायमेंशन है यानी टोटल वो 10,000, हमारे केस में समझाने के दौरान मैंने 5 बताया था, ठीक है। आउटपुट डायमेंशन आप कोई भी रख सकते हो, मैंने 64 रखा है। इनपुट लेंथ यानी जो मेरा इनपुट लेयर होगा वो 582 होगा, और वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। उसके अंदर जो न्यूरॉन होगी वो 582 होगी। उसके बाद सिंपल आरएनएन ये आप यहां पे इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। LSTM हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। सिंपल आरएनएन ये उसके अंदर जो फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन होंगे वो 128 होंगे। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने 10H रखा है, बहुत सारे होते हैं, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रिटर्न सीक्वेंसेस ट्रू रखा, यानी यहाँ पे जो रिटर्न सीक्वेंस होगा वो बेसिकली सीक्वेंस होगा, ओके। उसके बाद मैं हर लेयर के बाद चाहता हूं कि अगर मॉडल और फिटिंग की तरफ जा रहा है तो उसको 0.5 रेशियो से रिड्यूस कर दो, यानी मॉडल को और फिटिंग से बचा लो। उसके बाद अगेन हमारे पास एक और हिडन लेयर है, आप इसको और भी डीप बना सकते हो, यानी आप बहुत सारे हिडन लेयर ऐड कर सकते हो। 64 एक्टिवेशन फंक्शन वही सेम, और ड्रॉप आउट हर लेयर के बाद आप ड्रॉप आउट जरूर ऐड करना ताकि आपका मॉडल और फिटिंग से बच जाए। एंड दिस इज आवर आउटपुट लेयर। अब आउटपुट लेयर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नंबर ऑफ क्लासेस, हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम 2 देंगे, और वो एक्टिवेशन फंक्शन जो उसके लिए काम करता है। अब देखना बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में सिग्मोइड बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास बहुत सारे हैं तो मैंने सिग्मोइड यूज किया है। सिग्मोइड की एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप सिग्मोइड यूज करते हो तो आप यहाँ पे 1 बता दो, ये कंसिडर कर देगा इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लेट से आप 5 क्लासेस के साथ काम करते हो तो आपने 5 यहाँ पे देने होंगे। अगर आपके पास 3 है तो 3 देने होंगे, मेरे केस में 2 है तो मैं यहाँ पे 2, मुझे 2 ही देने होंगे। लेकिन सिग्मोइड की एक एडवांटेज है कि आप 1 ही दे दो, काम चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा मॉडल। तो मॉडल को मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को मैंने अपना एडम के अंदर जाके दिस इज माय इनिशियल लर्निंग रेट, और लॉस यानी जब एक बार फॉरवर्ड प्रोपगेशन में आउटपुट लेयर में लॉस कैलकुलेट होगा उसके लिए मेरे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, ये बिल्ट इन है, चीजें सारे बिल्ट इन है, और मैट्रिसेस एक्यूरेसी है, ठीक है। ये है हमारा मॉडल, और उसके बाद मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया तो उसके लिए आप मॉडल डॉट फिट अपना पूरा पैडेड सीक्वेंसेस डेटा और अपना टारगेट कॉलम 10 बार मैं इसको चलाना चाहता हूँ। बेच साइज 64 यानी मैं एक साथ डेटा पास करना चाहता हूँ ताकि मेरे मॉडल का जो स्पीड हो वो ज्यादा हो, और स्प्लिट मैंने यहाँ पे 0.2 रखा, यानी 80% डेटा ट्रेनिंग एंड रिमेनिंग 20% डेटा वैलिडेशन के लिए इन दोनों से। तो 10 बार जब मॉडल चला, मॉडल का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं की है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा मेन गोल है आरएनएन को समझना और सिंपल आरएनएन की इंप्लीमेंटेशन को समझना और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना और एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट की फ्लो को समझना। बट स्टिल यू कैन सी यहाँ पे हमने 48 एक्यूरेसी गेट किया है और वैलिडेशन यहाँ पे 49 है। आप अगर इपॉक्स बढ़ा लो 100 कर दो तो ये आपको 80-90 तक भी ले जा सकता है, या आप अगर यहाँ पे 1000 इपॉक्स कर दो तो इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारा ट्रेनिंग हिस्ट्री में स्टोर किया ताकि हम इसको प्लॉट कर सको। जब आप डीप लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसका जो लॉस है हर इपॉक के बाद वो आप प्लॉट करना चाहोगे, तो उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करते हो। प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर जाके लॉस को निकाला, मैंने बेसिकली ये चीज निकाली क्योंकि ये है सारा लॉस,
और ट्रेनिंग लॉस को निकाला। ट्रेनिंग लॉस यहाँ पे, ट्रेनिंग लॉस वी हैव वेल लॉस, आई कांट सी ट्रेनिंग लॉस बट ओके, ट्रेनिंग लॉस मैंने जस्ट एज अ लेबल यूज किया है, बट ये है अपना ट्रेनिंग लॉस। उसके बाद वैलिडेशन लॉस मैंने निकाला, तो ये वैलिडेशन लॉस हो गया और ये उसका लेबल हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो दिस ब्लू कलर ट्रेनिंग लॉस 0 से लेकर 5 इपॉक तक हमारे मॉडल का जो लॉस है वो बहुत तेज़ी से घटा है, यानी मॉडल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 5 से फिर 10 तक इसने लॉस बहुत ही कम तरीके से घटाया है। ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस की बात करो तो वो बहुत जिग जैग है, 6 तक जिग जैग है और उसके बाद ये प्लान हो गया है, ठीक है। तो टोटल 10 इपॉक्स है। उसके बाद हमने क्या किया, साइकिट-लेर्न के मैट्रिसेस से कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपोर्ट किया है। तो मॉडल के अंदर जाके प्रेडिक्ट किया है, इसी सेम डाटा के ऊपर मैंने सिंस यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट किया नहीं था तो उसी पे किया, और सिंस ये प्रोबेबिलिटी होगी तो मैंने कहा कि 0.5 से ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है, यानी उसको 0-1 किया। और उसके बाद मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट किया एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैलकुलेट किया। तो ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मॉडल बहुत ज़्यादा बाइस्ड है, यानी मॉडल का रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। और ये आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट 50 इसका एक्यूरेसी है, और ये 0 के लिए आपका प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर एंड 1 के लिए। तो अगेन आप ज़्यादा डेटा यूज़ कर लेना और अपने हिसाब से लर्निंग रेट वो चीज़ें चेंज कर लेना। आप 1000 इपॉक्स पे इसको चला लेना। उसके बाद हमने मॉडल को सेव किया है, क्योंकि हो सकता है कि कल को हमने इसको किसी वेबसाइट या यूज़र इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट करना हो, तो मॉडल डॉट सेव किसी भी नाम से आप सेव कर लेना। और अब मैंने प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है, तो मुझे मॉडल को लोड करना होगा। तो लोड मॉडल, वो सेव मॉडल का पा दिया, ये है मेरा लोडेड मॉडल। तो ये है मेरा प्रोडक्शन सिस्टम। एक फंक्शन है जिसको मैंने एक रिव्यू पास किया है, ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट, और मैंने वो फंक्शन कॉल किया है प्रिडिक्ट सेंटिमेंट, उसको मैंने ये टेस्ट सेंटेंस पास किया है। अब इस सेंटेंस को मैंने सबसे पहले प्री प्रोसेस टेक्स्ट किया है, यानी क्लीन किया है। उसके बाद मैंने टोकनाइजर किया है सेम तरीके से, और उसके बाद मैंने पैड किया है सेम तरीके से, एंड उसके बाद मैंने लोडेड मॉडल से प्रेडिक्ट किया है। और अब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज होंगी, इधर 0 और 1। तो मैंने कहा कि अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, अगर वो इससे नीचे है तो नेगेटिव है। तो मॉडल ने बताया पॉजिटिव, और एक और दिया आई हैड दिस मूवी, हालांकि ये नेगेटिव है लेकिन मॉडल ने पॉजिटिव बताया। ओवरऑल आइडिया ये रहा कि मॉडल का रिजल्ट खास अच्छा नहीं है, बट यस आपने बहुत कुछ सीखा। आप कोई और डेटा सेट लें, इसी सेम कोड पर रन कर ले, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। तो आई होप मैंने आसान तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया।